नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूं आज आपके सामने एक नया विषय लेकर। लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक हालात क्या हैं? क्या आर्थिक हालात धीमे धीमे अनलॉकडाउन हो रहे हैं? आर्थिक स्थितियों पर इस लॉकडाउन खुलने का और लॉकडाउन का वास्तविक असर क्या है और क्या पड़ेगा, इस विषय पर कुछ आंकड़े अब हमारे सामने मौजूद हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में जो आंकड़े दिए हैं उनसे हमें कुछ अंदाजा मिलता है कि लॉकडाउन ने आर्थिक स्थितियों को किस तरह से प्रभावित किया। अनुमान की बात लगातार की जाती रही थी, लेकिन अब कुछ ठोस आंकड़े हमारे सामने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उससे जो हमको पता लगता है, और वो खासी चिंताजनक तस्वीर अर्थव्यवस्था की पेश करते हैं। इससे को पता लगता है कि पर्सनल लोन सेगमेंट, यानी कि व्यक्तिगत कर्ज, जिसमें क्रेडिट कार्ड, होम लोन, व्हीकल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, फ्रिज टेलीविजन के लिए लोन, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह लोन जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए लिए जाते हैं, उसमें मार्च 27 से अप्रैल 24 करीब एक महीने में ग्रोथ देखने को तो नहीं मिली, उल्टा गिरावट देखने को मिली। 2.5% की गिरावट, 62,861 करोड़ की गिरावट, यानी कि लोगों ने कर्ज का भुगतान किया और नए कर्ज नहीं लिए। इस तरह से कुल आउटस्टैंडिंग, कुल बकाया कर्ज कम हुए। हम क्यों बात कर रहे हैं पर्सनल लोन कैटेगरी की? इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस कैटेगरी में कार कर्ज लिए जाते हैं, बाइक कर्ज लिए जाते हैं, टेलीविजन कर्ज लिए जाते हैं। कार कर्ज लेगा कोई आदमी तो कार खरीदेगा, कार खरीदेगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार का विकास होगा। अगर ये सब नहीं है तो निश्चय ही अपने आप में चिंता का विषय है। एक महीने का ठोस आंकड़ा हमारे सामने है, 2.5% की गिरावट पर्सनल लोन कैटेगरी में। इस आंकड़े को हम एक आंकड़े से और जोड़कर देख सकते हैं। 2019-20 में इस कैटेगरी में 15% का इजाफा हुआ था। 15% का इजाफा और 2.5% की करीब एक महीने की गिरावट। इसको हम अगर गौर से देखेंगे तो कुछ चीजें हमारे सामने साफ होंगी कि लोग कर्ज लेने में डर रहे हैं। कर्ज लेने में डर की कुछ ठोस वजह होती है। कोई कर्ज क्यों लेता है? कोई कर्ज इस उम्मीद में लेता है कि मैं कोई घर, कोई कार, कोई बाइक, कोई संपत्ति खरीदूंगा और इसको आने वाली इनकम की किश्तों में से चुका दूंगा। यानी कर्ज लेने का मतलब कहीं ना कहीं है कि भविष्य के प्रति उस व्यक्ति की आस्था है। भविष्य में उसकी इनकम जो आज का स्तर है वही चलती रहेगी, ऐसी उसको आस्था है। हाउसिंग सेगमेंट, मकान के लिए कर्ज, ये आमतौर पे लोग लेते हैं और बहुत सोचे समझे बिना लेते हैं, क्योंकि एक संपत्ति का निर्माण हो रहा है। इसका डेटा हमारे सामने है कि इस अवधि में 8,200 करोड़ रुपया सिकुड़ा है होम लोन सेगमेंट में, यानी कर्ज के भुगतान हुए हैं, कर्ज नया नहीं लिया गया। और तो और क्रेडिट कार्ड, नई पीढ़ी का एक परम प्रिय शगल, परम प्रिय माध्यम खर्च करने का। क्रेडिट कार्ड में करीब 11,000 करोड़ रुपए का बकाया कम हो गया है, यानी लोगों ने क्रेडिट कार्ड का भुगतान किया है, नया क्रेडिट कार्ड कर्ज नहीं लिया है, यानी कि लोग अब क्रेडिट कार्ड पे खर्च करने में हिचक रहे हैं। ये हिचक कहीं ना कहीं ये बताती है भविष्य की आय को लेकर, भविष्य के रोजगार को लेकर उनके मन में एक गहरी आशंका है। जब आशंका होती है तो व्यक्ति कर्ज नहीं लेता है। अनिवार्य
वस्तुओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए कर्ज लेना दूसरी बात है, लेकिन कार, मकान के लिए कर्ज नहीं लेता है। और ये अपने आप में बहुत विरोधाभासी बातें हैं। अगर हर व्यक्ति मितव्ययी हो जाए, बहुत कम में काम चलाने लगे, ना उसे कार चाहिए, ना उसे बड़ा मकान चाहिए, तो अर्थव्यवस्था विकास नहीं कर सकती। अर्थव्यवस्था का तो विकास का चक्र सिर्फ व्यक्ति की असीम उपभोग की आकांक्षाओं पर ही निर्भर होता है। ऐसी असीम उपभोग की आकांक्षाएं जिन्हें वे भले ही अपनी वर्तमान आय से पूरा न कर पाते हो, उसके लिए कर्ज लें। वो कर्ज लेंगे तो एक कार कंपनी कमाएगी, दूसरा वो बैंक या वित्तीय संस्थान भी कमाएगा जो उस कार, बाइक या किसी और वस्तु या सेवा के लिए कर्ज दे रहा है। अब तो कर्ज इस तरह के भी उपलब्ध हो गए हैं कि आपको विदेश यात्राओं के लिए, विदेश टूर के लिए भी कर्ज मिल जाते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन की वाइड कैटेगरी में कर्ज लेने से हिचक रहे हैं। तो क्या हम मान के चलें कि ऐसी आशंकाएं बनी रहने वाली हैं? जी नहीं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ पॉजिटिव खबर भी हैं। CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े काफी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, प्रामाणिक माने जाते हैं। खासतौर पर रोजगार को लेकर इनके आंकड़े, इनके डेटा खासे चर्चित हुए हैं, साथ में खासे विवादास्पद भी हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये एक डायरेक्शन यानी दिशा को बताते हैं। इसमें मतभेद हो सकता है कि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें एग्जैक्ट वही सीन है या नहीं है, लेकिन डायरेक्शन यानी कि अगर ये बताते हैं कि 10 का 14% हो गया, तो डिबेट ये हो सकती है कि 10 का 12 हुआ, 10 का 13 हुआ, लेकिन वो अपवार्ड यानी ऊपर की ओर जा रहा है। ये 10 का 8 बताते हैं तो डिबेट हो सकती है कि 10 का 9 हुआ या 7 हुआ, लेकिन वो नीचे की ओर जा रहा है। ऐसी एक सहमति आमतौर पर आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक पत्रकारिता में, नीति निर्धारण सर्कल्स में पाई जाती है। इनके आंकड़े बताते हैं कि 7 जून को जो हफ्ता खत्म हुआ उसमें बेरोजगारी की दर गिरकर 17.5%, 17.5% हो गई। ये एक महीना पहले अपने पीक पर थी 27.1% से गिरकर 17.5% पे आना, 17.5% पे आना, यह दर्शाता है कि आर्थिक गतिविधियों में शुरुआत हुई है। और उस शुरुआत की गति भले ही उतनी तेज ना हो, लेकिन हम लॉकडाउन से आगे की स्थिति की ओर आ गए हैं। अभी लॉकडाउन के बाद चीजें कितनी गति से चलेंगी ये देखना बाकी है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के साथ और तरह की आशंकाएं और तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी चलती है, जिंदगी चलती रहेगी, आर्थिक जिंदगी चलती है, आर्थिक जिंदगी चलती रहेगी। ये एक सूत्र वाक्य अर्थव्यवस्था को चलाने में, अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। यानी कि कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना शुरू हो गया है। आशंकाएं भी हमको आंकड़ों में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी। और ऐसा हमें कुछ महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के आकलन से भी पता लगता है कि 2020 और 21 यानी कि अब से लेके कुछ महीने मार्च 2021 तक तो लगभग हर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, हमारे अपने रिजर्व बैंक के नीति निर्धारक हों, हमारे अपने वित्त मंत्रालय के महत्वपूर्ण अधिकारी हों, मान के चल रहे हैं कि यहां तो सिकुड़ाव या गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन 2021 और 22 यानी कि आगे का जो वक्त है वो विकास का होगा। वो विकास 8% हो सकता है, विकास 7% हो सकता है, विकास 6% हो सकता है, विकास 5% हो सकता है। ये एक अलग मसला है। लेकिन मार्च तक इन आशंकाओं में, इन परेशानियों में अर्थव्यवस्था को, व्यक्तियों को रहना है, जीना है,
जीने की आदत डाल लेनी है। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था के आंकड़े हमको ये बताते हैं कि आर्थिक लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की दर में थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अस्तित्वगत संकट पहले के मुकाबले थोड़े से सुलझे हुए, उनका मुकाबला करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। हालांकि पटरी पर लौटना अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अर्थव्यवस्था धीमे धीमे बहुत कम रफ्तार से वापस, भले ही पैसेंजर ट्रेन की चाल से, भले ही बहुत धीमी गति के समाचारों की चाल से चलना शुरू हो चुकी है। अब चलेगी तो कभी स्पीड पकड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को, मित्रों को बताएं जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम रोज किसी न किसी एक ऐसे विषय पर आंकड़े और विश्लेषण लेके आते हैं जो आपको तर्क संपन्न, तथ्य संपन्न और दृष्टि संपन्न बनाते हैं, जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको मदद करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको सूचना मिले कि क्या हम लेकर आ रहे हैं। और मेरा आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ये नहीं है कि सारे हालात पहले जैसे हो गए हैं। वायरस को नहीं पता कि लॉकडाउन है या अनलॉकडाउन है। घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यक हो और पूरी सावधानियों के साथ निकलें, लेकिन इस दुख, तनाव, संकट, झंझट इस घड़ी से भी पार जाएंगे, ऐसा विश्वास मन में रखें और ऐसा विश्वास अपने हर आसपास वाले व्यक्ति को दिलाएं कि दिस टू विल पास। नमस्कार, धन्यवाद।